कुदरत तो है, फिर कुदरती साधनों का सही उपयोग क्यों नहीं है। नौजवानों की शक्ति है, नौजवानों के साधन हैं, उसका सही उपयोग क्यों नहीं। नौजवान है, रोजगार क्यों नहीं। भाषण है मगर नेता क्यों नहीं। नेता का पाखंड है, फिर नेता क्यों नहीं। जितने भी भाई और पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं वो सब ही हम भाई हैं। जो लोग वैष्णो देवी आए वो उधमपुर माँ गंगा के भी दर्शन करें। बेरोजगारी भी देखी, गरीबी भी देखी, भूख भी देखी, लाचारी भी देखी। मेरे पिताजी जब मैं 2 साल का था वो स्वर्गवास हो गए और मैं बड़ी मुश्किल से मेरी माता ने मजदूरी करके मेरे को पढ़ाया लिखाया। नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उधमपुर वेस्ट से प्रत्याशी हैं और लगातार ये भी प्रचार प्रसार जो लोगों के साथ, जनता के साथ मिल रहे हैं। और इनसे हम बातचीत करेंगे कि जिन लोगों से ये मिल रहे हैं उन लोगों की क्या कुछ डिमांडें इन तक पहुंची और किन मुद्दों पर इस बार ये चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो है इनका, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुझे बताएं कि आप इस बार चुनावों में उतरे हैं, उधमपुर वेस्ट से आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या मैनिफेस्टो आपका है जिस पर आपको लोग वोट करें। सबसे पहले सबको नमस्कार, जय भीम, जय भारत। और जो इंटरव्यू वीडियो बंधु ले रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा नाम ओम प्रकाश खोखर है और मैं 59 उधमपुर वेस्ट से बीएसपी का कैंडिडेट हूँ। मैं उधमपुर की जो हमारी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो हमारे लोअर सियाल सदन से स्टार्ट होके उधमपुर पूरा, जखैनी, गंगेड़ा, उसके बाद हमारा तिरछी, गंडाला और पार पट्टी, पंगारा, ऊपर लांदर, पंचैरी, बदोता, सतोता और पंजर, मोंगरी, बसनोत और पीछे लाली तक जो एरिया जाता है, और नीचे मानसर और करीमची, डबरा और ये हमारा जो बिरों पुल का एरिया है, इसमें हमारा मुआड़ा का एरिया है। और उधमपुर से ऊपर जो हमारा एरिया पड़ता है जो रैम्बल, गढ़ी, चोपड़ा शाह और ये सारे एरिए के ये जितने भी मतदाता हैं, मेरी तरफ से सबको नमस्कार, राम राम और सबको जय भीम, जय भारत। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट शुरू से था और एक गरीब मज़दूर और किसान फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी जब मैं 2 साल का था वो स्वर्गवास हो गए और मैं बड़ी मुश्किल से मेरी माता ने मजदूरी करके मेरे को पढ़ाया लिखाया। और मैंने जो काम किए अलग अलग तरह के, बेरोज़गारी भी देखी, गरीबी भी देखी, भूख भी देखी, लाचारी भी देखी। और फिर मैं पढ़ लिख के पढ़ते पढ़ते मेरा नौकरी में चला गया, मैं ग्राम सेवक लग गया। और उसके बाद मैं बीडीओ की पोस्ट से अब रिटायर हुआ हूँ। और जो मेरे मन में एक शुरू से जो एक भगवान ने जो जोत जलाई हुई थी, वो उस जोत की लाइट से, उसकी रोशनी से जो मैंने पाया है, मैं अब जो मेरा समय बचा है अपने लोगों की भलाई के लिए, देश की खुशहाली और तरक्की के लिए, दबे कुचड़े गरीब मजदूर किसानों लोगों के लिए उस जीवन को मैं समर्पित करता हूं। और साथ में जैसे इन्होंने पूछा कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, बीएसपी पार्टी का मैनिफेस्टो तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, वो पूरा ही मैनिफेस्टो है। उसकी जितनी भी धाराएँ हैं या फिर पार्लियामेंट उसको अमेंड करती है, तो वो भी जो धाराएँ होंगी मैं उसका पालन करता हूँ। और आगे भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे उसके जो प्रोविजंस हैं, उसके जो सेंट्रल लिस्ट है, चाहे या स्टेट लिस्ट है या वो लोकल बॉडी की लिस्ट है, तो उसके हिसाब से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
बनती है उसके हिसाब से मैं काम करूँगा और उसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। ये मेरा मैनिफेस्टो है। और साथ में आगे जो मेरा ड्रीम है, क्योंकि मैंने बताया आपको उधमपुर वेस्ट में ये जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये माँ गंगा की बड़ी बहन देविका नगरी है। मेरा एक शुरू से रहा है, जब हम बचपन में देविका में नहाने को जाते थे, देविका में स्नान करते थे, और वो समय भी आ गया कि देविका के में उंगली डुबोने का भी मन नहीं करता है। कुछ काम हुआ है, मैं नहीं कहता, मगर उसमें जो त्रुटियाँ रह गई हैं उसको ठीक करने के लिए मैं पुरजोर अपने पूरे जोर से मैं आवाज़ उठाता हूँ कि उन त्रुटियों को ठीक करके और एक उधमपुर के लिए जो एक डेवलप्ड टूरिस्ट जो डिस्टिंक्शन है, जो जगह है, उधमपुर शहर बने। जैसे गंगा जी के दर्शन स्नान करने के लिए हम लोग जाते हैं, तो वहाँ से स्नान करने के बाद कुछ लोग सैर के लिए निकल जाते हैं, कुछ टूरिज़्म के लिए निकल जाते हैं, देहरादून मसूरी वगैरह के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जो लोग वैष्णो देवी आएँ वो उधमपुर माँ गंगा के भी दर्शन करें और वहाँ स्नान वगैरह करके हमारे शुद्ध महादेव स्थल है और साथ में हमारी जो और भी जगह जो है हमारी टूरिस्ट की, वहाँ पर जाएं, और ताकि उधमपुर में जो बिजनेस है वो भी आगे बढ़े और उधमपुर का नाम एक रोशन हो। जब उधमपुर की बात आई, मैं एक चाहता हूँ कि इसका विज़न डॉक्यूमेंट बने ताकि एक प्लान मैनर में इसकी डेवलपमेंट हो और जो समस्याएं आज हैं आने वाली जनरेशन को ना हो। साफ हवा, साफ पानी बिल्कुल, और जो खेलने कूदने की बच्चों के लिए फैसिलिटीज़, पार्क्स बने और एक खूबसूरत जो हमारा उधमपुर शहर बने। जो लोग गांव से आते हैं, चाहे वो कोई कोर्ट में आते हैं, चाहे वो कोई हॉस्पिटल में आते हैं, तो वो जहाँ पर उनको रहने रुकने के लिए भी उनको सुविधा मिले। ये मेरी ऐसी सोच है कि ऐसा उधमपुर बनाएं कि वो हर तरीके से हिंदुस्तान के डेवलप्ड नक्शे में वो आए। और बाकी जो मैं बात आगे थोड़ी सी अपनी सेक्शन के लिए करूँगा, जो लोगों के लिए करूँगा, क्योंकि जो हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं, बिजली, पानी और ज़मीन, और साथ में हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इनका भरपूर उपयोग हो, इनसे हम भरपूर फ़ायदा लें। पानी और ज़मीन से तो फ़ायदा लें, मगर जो हमारी ह्यूमन ताकत है उसको भी हम भरपूर उसका फ़ायदा लें। जैसे आज की डेट में जो हमारी बेरोज़गारी फैली हुई है, उसके ऊपर भी काम हो। हर घर हंसता खेलता खुशहाल हो, वो तभी हो सकता है जब हर घर के हर जो काम करने वाले को रोज़गार मिले, चाहे वो नौकरी का रोज़गार हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का रोज़गार हो, चाहे कोई ट्रेनिंग करके आगे कोई विदेश में जाने का उनको मौका लगे और वहाँ से जो पैसा आए और जो उधमपुर में लगे, ऐसा मेरा विचार है। और आगे बढ़ते हुए हमारी जो बहुत बड़ी सेक्शन जो है वो एम्प्लॉइज़ की है, जो सारे सिस्टम को चलाती है। तो एम्प्लॉइज़ जो हमारे हैं उनकी भी बात होनी चाहिए। मैं स्कूलों में स्टाफ की कमी, हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी, और एक आदमी से तीन तीन आदमी को काम लेना, ये भी कोई इंसानियत नहीं है और ये भी कोई एक जस्टिस नहीं है। और ये स्टाफ को पूरा किया जाए और बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए जल्दी से जल्दी जो असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं उनको भरा जाए। और साथ में मनरेगा का जो प्रोग्राम था वो एक स्कीम ना होते हुए एक एक्ट बनने के बाद उसका भरपूर फ़ायदा जो गाँव में होता था, वो फ़ायदा जो है कुछ कारणों से वो अब कम हो गया है। उसके कारण मैं बताता हूँ आपको
क्योंकि जो पिछले कुछ सालों में लोगों ने काम किए वो उनकी कुछ जो काम थे उनको लेबर पेमेंट तो हो गई, मगर को उनको रेता बजरी सीमेंट की पेमेंट जो उनकी पेंडिंग हो गई थी और उसकी वेरिफिकेशन भी कई कमेटी से सरकार ने करवाई, मगर उनको पेमेंट नहीं हो पाई। मैं उनके बारे में भी ये भरपूर मैं डिमांड उठाता हूँ कि उनकी जो काम है जो वेरीफाइड हैं और जो ग्राउंड के ऊपर हैं उनको इमीडिएटली उनकी पेमेंट की जाए, और ताकि लोगों का जो एक दर्द है उसको भी हम थोड़ा सा कम कर पाएँ। कुदरत तो है, फिर कुदरती साधनों का सही उपयोग क्यों नहीं है? नौजवानों की शक्ति है, नौजवानों के साधन हैं, उसका सही उपयोग क्यों नहीं? नौजवान है, रोजगार क्यों नहीं? भाषण है मगर नेता क्यों नहीं? नेता का पाखंड है, फिर नेता क्यों नहीं? सेकुलर संविधान है, सेकुलर नेता क्यों नहीं? नेता का पाखंड है, नेता क्यों नहीं? और आगे राम रहीम बुद्ध और गांधी के भारत में उनके प्यारे बच्चे भाई बहन माताएं कमज़ोर सुरक्षित क्यों नहीं? देशद्रोही भ्रष्टाचारी हैं, उन पर अंकुश क्यों नहीं? सरकार है, प्रशासन क्यों नहीं? तो मुझे बताएं कि जिस तरीके से आप जो है मैदान में उतरे हैं और आपकी अपोजिशन की बात करें तो भाजपा की तरफ से दिग्गज नेता पवन गुप्ता जी हैं, उसके बाद कांग्रेस ने जो वो सुमित मल्होत्रा को इस सीट पर उतारा है, निर्दलीय जो कैंडिडेट डीडीसी पंचारी मोंगरी जसवीर हैं, और उसके साथ पैंथर्स पार्टी भीम की तरफ से त्रिंतर सिंह जी इसी सीट पर हैं, और भी कई नेता जो वो निर्दलीय जो हैं। तो किस तरीके से देखते हैं कि मुकाबला किस तरीके का रहने वाला है, क्योंकि भाजपा की तरफ से दिग्गज नेता है, कांग्रेस की तरफ से भी दिग्गज नेता है, तो क्या कम्पीट हो पाएगा, कामयाबी मिल पाएगी? धन्यवाद मीडिया बंधु, आपका प्रश्न जो है बहुत ही सराहनीय है। 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। ये हक हमें ऐसे नहीं मिला है। लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अपनी कुर्बानी देने के बाद ये संविधान और ये हक दिया, उसी के तहत हमें ये अधिकार मिला वोट का, और ये सेकुलर संविधान मिला, और आज इलेक्शन होने जा रही है। जितने भी भाई और पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं वो सब ही हम भाई हैं। अपनी अपनी बात, अपनी अपनी पार्टियों का एजेंडा वो रखेंगे, और जो पब्लिक है वो जज है, वो सबकी बात सुनेंगे और अपनी बुद्धि से, और जो डोगरी में कहते हैं मत, दिमाग से अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। और मुकाबले की बात जहाँ तक है, ठीक है, बड़े बड़े पार्टियां हैं, नेता हैं, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ जो मेरी लाइफ है, जो मेरी स्ट्रगल है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मतदाता उसको ज़रूर गौर करेंगे। और मुझे लगता है आपकी बार सिर्फ ओम प्रकाश। धन्यवाद, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो इनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया है और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो भी हमने आपके साथ जरूर साझा किए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो भाजपा, कांग्रेस और पैंथर्स भीम के साथ साथ कई निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं वो इस बार इस मैदान में उतरे हैं। उधमपुर वेस्ट सीट से जो वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आपकी क्या कुछ राय है, किन मुद्दों पर आप अपने मत का दान करने वाले हैं और कौन सा नुमाइंदा जो आप चुनने वाले हैं और उस नुमाइंदे को चुनकर जो असेंबली में भेजने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।